Good morning, all students. This video discusses about DNA specificity and forms of DNA, यानी कि DNA की विशिष्टता और DNA के क्षारक्रम। इससे पहले आपने जो पार्ट फर्स्ट था उसमें आपने न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, डीएनए का आणविक मॉडल जो बार्टसन के द्वारा दिया गया था उसका अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे डीएनए की विशिष्टता एवं इसके प्रारूप। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की विशिष्टता। डीएनए की विशिष्टता का मतलब क्या है? विशिष्टता क्या चीज होती है, क्यों हम इसको विशिष्टता उपयोग कर रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स कि जब डीएनए की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया बार्टसन के द्वारा, तो उसमें बताया गया कि जो डीएनए होता है वह डीएनए द्वैरिक मौलिक संरचना होती है जो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होती है। ठीक है, आणविक मॉडल के अनुसार डीएनए 10 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनी संरचना थी, 10 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनी संरचना थी। ठीक है, जिसका लंबाई थी 34 एंगस्ट्रम, उसके पिच का व्यास था 3.4 एंगस्ट्रम, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड के मध्य दो कुंडलियां हैं, दोहरी कुंडली है, दोनों कुंडलियों के मध्य का जो क्षेत्र था वो 3.4 एंगस्ट्रम का था। तो उन सब चीज का अध्ययन करने पर एक साइंटिस्ट आए, चारगाफ का नियम, चारगाफ आए। चारगाफ ने जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं उन नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य एक अनुपात बताया। क्या बताया? अनुपात बताया। एडेनिन व ग्वानिन तथा थाइमिन व साइटोसिन के मध्य एक निश्चित अनुपात को बताया, जिसे क्या कहा गया? चारगाफ का नियम कहा गया। ठीक है, तो चारगाफ ने बताया था कि जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं उन नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, जिसे चारगाफ का नियम कहते हैं। ठीक है, वो चारगाफ का नियम कैसे था? A + T / G + C, ये क्या कहलाता है? चारगाफ का नियम। ठीक है, अर्थात इनका अनुपात क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, जिसे चारगाफ का नियम कहा। तो ये सब चीज ज्ञात होने के पश्चात एक तथ्य सामने निकल के आता है, उसकी विशिष्टता। तो विशिष्टता क्या है कि जब विश्लेषण डीएनए का विश्लेषण किया गया, आणविक मॉडल के अनुसार विश्लेषण कर लिया गया, चारगाफ के अनुसार विश्लेषण कर लिया गया, तो विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि जो डीएनए में क्षारकों का जो अनुपात होता है ना, जो क्षारक हैं, नाइट्रोजन क्षारक हैं, उन नाइट्रोजन क्षारकों का अनुपात कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है। अर्थात डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा तो समान होती है, जैसे प्यूरिन क्षारक है और पिरिमिडिन क्षारक है, इनकी मात्रा 50-50% होगी, होने को 100% होगी कोई चीज, तो किसी भी डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा 50% होती है, 50-50% होगी। तो इस बात को कभी ये देखिए कि विश्लेषण करने से क्या हुआ कि डीएनए में क्षारकों का अनुपात भिन्न होता है, अर्थात डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा तो समान होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं होता कि एडेनिन थाइमिन की मात्रा ग्वानिन साइटोसिन के बराबर हो, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स कि अभी हमने चारगाफ का नियम A + T पढ़ा है + G + C, तो इस लाइन से क्या मिला कि एडेनिन और ग्वानिन जो है क्या है? प्यूरिन क्षारक है। प्यूरिन क्षारक कितने हैं? 50% हैं। और दूसरा हम बात करें कि जो साइटोसिन और थाइमिन है ये क्या है?
पिरामिडल क्षारक हैं। ये कौन से हैं? पिरामिडल क्षारक हैं। ये भी कैसे 50% है। तो जो प्यूरिन और पिरामिडल क्षारक है उनकी मात्रा तो कैसी है? समान होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि एडेनिन थाइमिन की मात्रा GC के बराबर हो। तो चार्गाव का नियम था ना, एडेनिन थाइमिन और G + C, यही तो था चार्गाव का नियम। तो चार्गाव का नियम का इसको दोबारा से दिखा रहा हूं मैं, देखिए आपको साफ तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, जो चार्गाव का नियम था, चार्गाव का नियम क्या था कि चार्गाव ने बताया एडेनिन थाइमिन के मध्य, एडेनिन व थाइमिन एवं ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य निश्चित अनुपात पाया जाता है, जैसे चार्गाव का नियम कहा। ये चार्गाव का नियम है, ठीक है। तो इसका विश्लेषण किया गया, तो विश्लेषण से ज्ञात हुआ ना, ये एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन क्षारक होते हैं। और साइटोसिन और थाइमिन ये क्या होते हैं? पिरामिडल क्षारक होते हैं। तो विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ ना कि जो प्यूरिन और पिरामिडल है ना, इनकी मात्रा तो समान होती है, अर्थात 50-50% होगी, परंतु जो एडेनिन और थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन की बात कर रहे हैं जो प्यूरिन है, यहाँ साइटोसिन और थाइमिन की बात कर रहे हैं जो पिरामिडल है, परंतु चार्गाव में एडेनिन प्लस थाइमिन का संयोग है, क्योंकि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ त्रिबंध बनाते हुए। तो इनकी मात्रा तो बराबर हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि एडेनिन थाइमिन की मात्रा ग्वानिन साइटोसिन के बराबर हो। ठीक है, समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए क्या कि 30% ग्वानिन है, ठीक है, 20% ठीक है एडेनिन है, 20% क्या है? एडेनिन है, 10% थाइमिन है। तो बताइए कि जो साइटोसिन है, साइटोसिन का कितना परसेंट आएगा? तो साइटोसिन का परसेंट आराम से निकाल सकते हैं कि साइटोसिन किसका क्षारक है? पिरामिडल क्षारक है। और C और T की मात्रा कितनी होती है? 50%। कितनी होती है? 50%। ठीक है, तो 50% होती है, तो साइटोसिन का मान कितना दे रखा है? सॉरी, थाइमिन का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो कितना बचा? 40 बचा ना। तो C का वाला कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्योंकि पिरामिडल और प्यूरिन के क्षारक बराबर है, क्योंकि पिरामिडल क्षारक प्यूरिन क्षारक कितने हो गए? एडेनिन ग्वानिन 30 है, ग्वानिन है 30 एडेनिन, 50 हो गए कि नहीं हो गए? है ना? जब इसको 50 करना है तो ये हो गया। और अगर इसको चार्गाव के नियम में रखें तो A का मान कितना है? 20, ठीक है, और थाइमिन का मान कितना आ गया? 10। थाइमिन का मान कितना है? 10 है ना? इस चार्गाव के नियम में रखे मान बटे। अब नीचे क्या है? G + C, G का मान कितना है? 30 और C का मान कितना है? 40। तो ये क्या अनुपात बराबर आया है? क्या यही तो कहा है ना कि प्यूरिन पिरामिडल की बराबर मात्रा हो सकती है। तो इसके अनुसार हमने प्यूरिन और पिरामिडल की मात्रा तो बराबर कर दी ना, क्योंकि अभी जैसे इसको दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको कि एक क्वेश्चन था आपको दिया मैंने कि भाई जो है ना एडेनिन की मात्रा है वो तो है 20%, ग्वानिन की मात्रा है 30%, ठीक है, और जो है थाइमिन की मात्रा है 10%। तो अब हमें किसकी ज्ञात करनी है? C की ज्ञात करनी है। हम जानते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन कितना होता है? 50%। इसके अनुसार ये कह रहा है कि प्यूरिन और पिरामिडल की मात्रा बराबर होती है, तो 100% होती है कोई भी चीज, तो प्यूरिन जो हो गया, प्यूरिन कितना हो गया? 50% बराबर है मात्रा। पिरामिडल में क्या आ जाएगा? साइटोसिन प्लस थाइमिन, ये भी कितना है? 50% है।
ठीक है, हमें क्या क्या चीज हुई है, एडेनिन दिया हुआ है और ग्वानिन दिया हुआ है, तो ये 50% हो गया ये तो। अब हमें साइटोसिन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो साइटोसिन की मात्रा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थायमिन कितना दे रखा है, 10 है, तो थायमिन 10 का दे रख दिया प्लस टी, कितने में से 50 में से है, तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, और सी बराबर कितना दे रखा 40, तो इनकी मात्रा तो बराबर है, परंतु आवश्यक क्या नहीं है कि एडेनिन थायमिन की मात्रा ग्वानिन साइटोसिन से बराबर हो। अर्थात जब हम 4 का नियम पढ़ते हैं तो क्या नियम पढ़ते हैं, जी प्लस सी, तो एडेनिन थायमिन की मात्रा कितनी हो गई, एडेनिन 20 है और थायमिन कितना है, थायमिन 10 है, 10 है ना, और ग्वानिन कितना है 30 है और साइटोसिन कितना है 40, तो क्या ये रेशियो बराबर आया है, क्या 30/70 आया है ना, तो क्या रेशियो बराबर आया है क्या, इसके अनुसार एडेनिन थायमिन की मात्रा ग्वानिन साइटोसिन के बराबर आई है क्या, नहीं आई ना, तो ये आवश्यक नहीं होता, ये निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है, तो इस और ये कहा गया है कि जो प्रत्येक डीएनए अणु होता है उस प्रत्येक डीएनए अणु में ना नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ऐसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऐसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, विशिष्ट होता है। क्या लिखा है, प्रत्येक डीएनए अणु में नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्षारक क्रम भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बात करें हम, जो कोई डीएनए है ये, इस डीएनए पर ये नाइट्रोजन क्षारक क्रम लगे हुए हैं, ए जी सी टी ए, ठीक है, सी जी, ये क्षारक क्रम है कोई, तो ये क्षारक क्रम जो है ना विशिष्ट क्षारक क्रम हो गया। दूसरा क्षारक क्रम कोई डीएनए ले रहे हैं जिस पर सी जी सी जी टी ए, ये कोई अलग क्षारक क्रम हो गए, तो अलग अलग क्षारक क्रम हुए कि नहीं हुए, तो ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट होने का मतलब क्या है, देखिए ये कहना डीएनए क्षारकों का अनुक्रम विशिष्ट होता है, अर्थात इस विशिष्ट होने का मतलब क्या है, देखिए कि भिन्न भिन्न क्षारक क्रम भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ये क्षारक क्रम किसी अन्य लक्षण को प्रदर्शित करेगा और ये क्षारक क्रम किसी अन्य लक्षण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर है ना डीएनए की विशिष्टता जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है कि जो डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ना, वो नाइट्रोजन क्षारक ही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। और जो जीन होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में। और प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा ही कोशिका की संरचना और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो स्वरूप होता है वो तय होता है। किसके आधार पर, प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर ही। और क्या भूमिका निभाते हैं, जीन। और जीन किनको कह रहे हैं अपन, जो डीएनए पर नाइट्रोजन क्षारकों का विशिष्ट क्रम पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी जीन कहते हैं। और वो किसमें भूमिका निभा रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, अगली विशेषता है कि डीएनए में प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रतिकृति करने की, रेप्लिकेशन की। क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया होती है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो उन कोशिकाओं में भी डीएनए होगा जो नई कोशिका बनेगी। तो कैसे जाएगा, तो उस डीएनए में क्या पाई जाती है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। अपने समान नया डीएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है, डीएनए उत्परिवर्तनीय होते हैं। उत्परिवर्तनीय का मतलब क्या है कि अभी हमने देखा कि दूसरा डीएनए में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। जब प्रतिकृतिकरण होता है या रेप्लिकेशन होता है ना, तो रेप्लिकेशन के दौरान एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, अर्थात नया डीएनए और पुराना डीएनए जो है होता ही है। तो जो नया डीएनए बनेगा उस नए डीएनए बनने वाले नए डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उन नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में परिवर्तन हो सकते हैं। वो किसके अनुसार हो सकते हैं, वातावरण के कारण हो सकते हैं, रासायनिक के कारण हो सकते हैं, इत्यादि कारणों से हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, उद् विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अर्थात डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण क्या आते हैं, जीवों में विभिन्नताएं आती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, उद् विकास कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि डीएनए में जो उत्परिवर्तन होता है उद् विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस तरह की 3 विशिष्टताएं होती हैं डीएनए की। अब ये
डीएनए के प्रारूप। तो डीएनए के प्रारूप क्या होते हैं देखिए बच्चों, तो साइंटिस्ट थे विल्किंसन, एक साइंटिस्ट था विल्किंसन। इस विल्किंसन और इनके साथियों ने, विल्किंसन और इनके साथियों ने जो है किसका अध्ययन किया, डीएनए की संरचना को विकृत करके अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, अर्थात यदि मैं बात करूं कि जो विल्किंसन और साथी थे, विल्किंसन एवं साथियों ने डीएनए के विभिन्न प्रकार के प्रारूपों को देखा। इनको देखा, विभिन्न प्रकार के प्रारूपों को देखा। कैसे, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक थी, विल्किंसन एवं साथियों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक द्वारा डीएनए को विभिन्न प्रारूपों में देखा, जिन्हें डीएनए के फॉर्म कहते हैं। और ये डीएनए के फॉर्म जो होते हैं 4 प्रकार के हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, जो ए डीएनए होता है वह ए डीएनए, ठीक है, उस ए डीएनए के जो कुंडलन होता है, उस कुंडल ए डीएनए के ये दाएं ओर घुमा होता है, इस तरफ घुमावट होता है, दाईं ओर घुमा हुआ होता है। जो ए डीएनए होता है इस तरफ घुमा हुआ होता है, दाईं ओर घुमा हुआ होता है। और इसमें जो कुंडलन का व्यास होता है, एक कुंडलन का व्यास होता है वो होता है 23 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 23 एंगस्ट्रम। और जो लंबाई होती है वो होती है 28 एंगस्ट्रम। लंबाई कितनी होती है, 28 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, और इसकी जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, इसकी जो सापेक्ष आर्द्रता होती है सोडियम स्तर और पोटेशियम स्तर के पोटेशियम घोल में, वो सापेक्ष आर्द्रता होती है 75%। ठीक है, इसी तरह से दूसरा डीएनए आता है बी डीएनए। यह बी डीएनए जो है वाटसन व क्रिक द्वारा बताया गया डीएनए के समान होता है। यह भी किस तरफ घूमने वाला होता है, दाईं ओर घूमने वाला होता है, और जिसके प्रत्येक कुंडलन का व्यास जो होता है ना 20 एंगस्ट्रम होता है। कुंडलन का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। और कुंडलन की जो लंबाई होती है, तो लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। और पिच का जो लंबाई होती है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, जो इसकी आर्द्रता होती है वह सापेक्ष आर्द्रता 92% होती है। कितनी परसेंट होती है, 92% होती है। ठीक है, इसी तरह से सी डीएनए है। इस सी डीएनए में टोटल जो सी डीएनए है, इस सी डीएनए में 9 क्षारक क्रम पाए जाते हैं। और इसमें कितने पाए जाते हैं, बी डीएनए में 10 क्षारक क्रम पाए जाते हैं। कितने क्षारक क्रम पाए जाते हैं, 10 क्षारक क्रम पाए जाते हैं बी डीएनए में। सी डीएनए में केवल कितने क्षारक क्रम पाए जाते हैं, 9 क्षारक क्रम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो हेलिक्स की लंबाई होती है वह लंबाई होती है 31 एंगस्ट्रम होती है। कितनी एंगस्ट्रम होती है, 31 एंगस्ट्रम होती है। हेलिक्स का व्यास जो होता है वो होता है 19 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 19 एंगस्ट्रम होता है। यह जो डीएनए होता है ना, सी डीएनए भी दाईं ओर घुमाव वाला होता है। किस तरफ घुमाव वाला होता है, दाईं ओर घुमाव वाला होता है। सबसे लास्ट में बात करते हैं जेड डीएनए। जो जेड डीएनए होता है ना, जेड डीएनए बाईं ओर घूमता है। कैसा होता है, ये अलग होता है, सबसे बाईं ओर होता है। और इस जेड डीएनए का निर्माण जो होता है ना, इसकी जो जेड डीएनए की खोज की थी रिच एवं इसके साथियों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, रिच एवं इसके साथियों द्वारा की गई। जो इस प्रकार का डीएनए होता है, यदि हम बी डीएनए और ए डीएनए को, यदि बी डीएनए और ए डीएनए को हम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के उच्च सांद्रता वाले विलयन में रखें, तो विलयन में रखने पर यह जो दाईं ओर वाले घुमाव वाले हैं, दोनों दाईं ओर घुमाव वाले हैं ना, ए डीएनए बी डीएनए, जब इन दोनों को, ए डीएनए और बी डीएनए को पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन में रखें, तो ये दाईं ओर से बाईं ओर घूम जाते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर घूम जाते हैं, जिससे एक नया प्रकार का डीएनए बनता है, बाईं ओर घूमने वाला डीएनए। उसे हम क्या कहते हैं,
जेड डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जेड डीएनए कहते हैं। तो इस तरह से जो है डीएनए के फॉर्म के 4 प्रकार के होते हैं। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।